डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन यह कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से ही हुआ। जन्म तो काफी नामी परिवार में हुआ जो कि गुजरात के सूरत में रहने वाले कारोबारी थे, लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर दादी ने उनका पालन पोषण किया, अच्छी पढ़ाई कराई, विदेश में भी पढ़े, लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहाँ काम आई। उससे मुंह मोड़ने की बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। यह कहानी है देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा की। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। वे भारत के प्रमुख उद्योगपति, परोपकारी और टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष थे। उनका नाम भारतीय उद्योग के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। रतन टाटा ने न केवल टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर व्यापार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई। रतन टाटा का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा एक सम्मानित उद्योगपति थे और माँ सोनू टाटा एक गृहिणी थी। रतन टाटा केवल 10 वर्ष के थे। उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद उनकी देखरेख उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने की। रतन टाटा को बचपन से ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के प्रतिष्ठित कैथेड्रल जॉन कॉनन स्कूल से की। बाद में उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया, जहां से उनकी व्यावसायिक दृष्टि और प्रबंधन क्षमताओं को और निखारा गया। 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में काम करना शुरू किया। उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में काम करना शुरू किया, जहां वे 100 फ्लोर पर श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। यह अनुभव उन्हें जमीनी हकीकत समझने में मददगार साबित हुआ। उनके शुरुआती अनुभवों ने उन्हें कंपनी के श्रमिकों और कर्मचारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद की। 1991 में JRD टाटा ने टाटा ग्रुप की बागडोर रतन टाटा को सौंपी। उस समय टाटा ग्रुप कई छोटे छोटे व्यावसायिक क्षेत्रों में बटा हुआ था और समूह को एक आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। रतन टाटा ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपने व्यापार को व्यापक रूप से बढ़ाया और कई संपूर्ण अधिग्रहण किए, जैसे टेटली टी। सन 2000 में ब्रिटेन की यह चाय कंपनी का अधिग्रहण, जिसने टाटा को वैश्विक चाय बाजार में एक संपूर्ण स्थान दिलाया। कोरस स्टील। सन 2007 में यह अधिग्रहण भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। यह टाटा स्टील को दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनियों में से एक बना दिया। जैगुआर एंड लैंड रोवर। सन 1908 में टाटा मोटर्स ने इन प्रतिष्ठित ब्रांडों को खरीदा, जिससे कंपनी को वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में एक मजबूत स्थिति मिली। रतन टाटा का एक सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी खुद की कार हो। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। यह कार का उद्देश्य था कि मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग भी इस सस्ती और सुरक्षित कार का आनंद उठा सके। हालांकि टाटा नैनो व्यावसायिक रूप से बहुत सफल नहीं हो पाई, लेकिन इस परियोजना ने रतन टाटा की समाज के प्रति प्रतिबद्धता और उनके दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। तो आइए अब हम लोग सबसे चर्चित रतन टाटा की कहानी के बारे में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1998 में। उस समय टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। आलम यह आ गया कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का फैसला किया। वे कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। उस समय रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के बीच घंटों की मीटिंग हुई। रतन टाटा की हालत को देखकर बिल फोर्ड ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यह तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं, उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में तो फोर्ड ने हद ही कर दी और अंत में यह कह दिया कि यह कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। यह आखिरी शब्द सुनकर रतन टाटा वहाँ से बाहर
बाहर निकल आए थे और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील भी खत्म कर दी। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की जिसका काम था मार्केट में क्या चल रहा है और लोग क्या चाहते हैं वह पता लगाना। फिर उन्होंने टाटा इंडिका कार लॉन्च की और उसने सफलता की नई बुलंदियों को छू लिया। और फिर रतन टाटा लगातार आगे बढ़ते रहे और वही फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों की मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां हैं उसकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी कि करीबन 8.25 करोड़ है। रतन टाटा इसमें से 65% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान देते हैं। यही कारण है कि वे दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं हैं, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। रतन टाटा हमेशा से व्यापार में नैतिकता और समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। टाटा ग्रुप की सबसे खास बात यह है कि इसका अधिकांश हिस्सा टाटा ट्रस्ट के पास है, जो अपने लाभ का बड़ा हिस्सा समाज के कल्याण और विकास के लिए खर्च करता है। रतन टाटा ने शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान किया है। शिक्षा के क्षेत्र में कई परियोजनाएं शुरू की जिसमें छात्रों को छात्रवृत्ति और स्कूलों का निर्माण शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता की सुविधा प्रदान की। पर्यावरण संरक्षण और विज्ञान एवं तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन बहुत सादगी से भरा है। उन्होंने आज तक शादी नहीं की और अपने जीवन की पूरी तरह से समाज सेवा और उद्योग के विकास के लिए समर्पित कर दिया। वे न सिर्फ एक महान उद्योगपति थे बल्कि उनकी सादगी, विनम्रता और नैतिकता के कारण उन्हें पूरे विश्व में सम्मानित किया जाता है। रतन टाटा को जीवन में कई सम्मान और पुरस्कार मिले हैं जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। पद्म भूषण सन 2000 में, यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण सन 2008 में, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। रतन टाटा को दुनिया भर के विभिन्न सरकारों द्वारा कई सम्मान मिले हैं। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वे अभी भी टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के संरक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। रतन टाटा ने सेवानिवृत्ति के बाद अपना अधिक समय परोपकार और समाज सेवा में लगाया था। उन्होंने विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर काम किया और स्टार्टअप के निवेश पर उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है। उनकी नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और नैतिकता ने न केवल टाटा ग्रुप को एक नई पहचान दिलाई बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल कायम की। रतन टाटा का जीवन दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने संकल्प, मेहनत और नैतिकता के बल पर न केवल अपने देश बल्कि पूरे विश्व में एक नई दिशा दे सकता है। प्रिय दोस्तों, आप सभी एक लाइक करके रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि जरूर दें। धन्यवाद।